हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में जिस टॉपिक पर चर्चा होने वाली उस टॉपिक का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिएगा, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है? तो यह जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। ये जो है अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के रहने वाले थे। देखिए, नैतिक विकास जो है ये होता क्या है, तो गलत तथा सही के बीच अंतर करना नैतिक विकास कहलाता है। देखिए, नैतिकता के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम नैतिकता को जानेंगे उसके बाद तो नैतिक विकास के सिद्धांत को समझ पाएंगे। लेकिन नैतिकता क्या होती है? तो नैतिकता जो है किसी व्यक्ति के अंदर का वह गुण है जो हमें सही और गलत की पहचान कराता है, सही और गलत के बीच में अंतर पैदा करना सिखाता है। ये होती है नैतिकता। और नैतिकता जो है वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे समाज के द्वारा अर्जित की जाती है। यानी समाज में रहकर ही कोई व्यक्ति नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता है। देखिएगा, बच्चे जिस तरह से सही एवं गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखकर देखना, दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करना, तथा अगर कोई कष्ट में है, कोई दुख में है तो उसकी मदद करना, ये होता है नैतिक विकास। ये नैतिक विकास के घटक हैं। देखिए, कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है। यानी कोहलबर्ग जो है 10 से 16 वर्ष के बालकों के सामने एक कहानी सुनाता है, उस कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है। कहानी क्या है, इस कहानी की जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। थोड़ी नैतिक दुविधा क्या होती है पहले इसे आप समझिए। देखिए, सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाना नैतिक दुविधा कहलाता है। यानी सही और गलत के बीच में, बीच मझदार में आप फंसे हुए हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यानी दुविधा में फंसे हुए, यही नैतिक दुविधा कहलाती है। अब देखिए, नैतिक तर्कना यानी कि नैतिक तर्कना क्या होती है, इसे मोरल रीजनिंग कहा जाता है। देखिएगा, नैतिक तर्कना जो है, जैसे सही और गलत के बीच में आप फंसे हुए हैं, बीच मझदार में फंसे हुए हैं, और अब आप निर्णय ले रहे हैं, या तो आप सही की तरफ जा रहे हैं या आप गलत की तरफ जा रहे हैं। यानी निर्णय आप ले लिए तो उससे मोरल रीजनिंग कहा जाता है। यानी तर्क के सहारे आपने निर्णय ले लिया तो इसे मोरल रीजनिंग कहा जाता है। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास हो 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्था बताई इस सिद्धांत में, कोहलबर्ग ने। लेकिन उससे पहले हम एक कहानी आपको बताते हैं। कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कोहलबर्ग ने कहानी के माध्यम से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनका एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। उसी कहानी को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, और उसी कहानी से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कहानी क्या है, तो देखिएगा, एक हिंज नाम का व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है। पत्नी बीमार पड़ जाती है तो हिंज उसे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराता है। डॉक्टर कहता है कि केवल एक ही दवाई है जो तुम्हारी पत्नी की जान बचा सकता है, और ये दवा मेरे हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें मार्केट से जाकर खरीद कर लाना पड़ेगा। हिंज जो है मार्केट में जाता है उस दवा को खरीदने के लिए। बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे जाता है, लेकिन कहीं उसे दवा नहीं मिलता। एक मेडिकल स्टोर है जहाँ उसे दवा मिल जाता है, लेकिन मेडिकल स्टोर का जो दुकानदार है, वो दुकानदार उस दवा की कीमत 5 गुना ज़्यादा मांगता है। यानी दवा अगर $100 की है तो वो जो है हिंज से $500 मांगता है। हिंज के पास $200 होता है। हिंज कहता है कि आप मुझसे अभी $200 ले लीजिए और इस दवा को दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी की जान बचा सकूं, और बाद में आपको $300 लाकर दे दूंगा। लेकिन दुकानदार जो है कहता है कि मुझे पूरा का पूरा रुपया अभी चाहिए, अन्यथा मैं ये दवा तुम्हें नहीं दूंगा। हिंज जो है चिंतन में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। एक तरफ दवा भी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जान खतरे में है। तो हिंज क्या करता है, रात होता है, हिंज जो है उस मेडिकल स्टोर का ताला खोलकर दवा को चुरा लाता है और अपने पत्नी की जान बचा लेता है। कहानी यही है। ये कहानी को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो इस कहानी के माध्यम से आप इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, इसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। इंग्लिश में नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में नाम आप याद रखिएगा तो हिंदी के अनेक नामों को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में अनेक नाम होते हैं। ये जो है, ये स्तर 0 से 9 साल, यानी कि ये स्तर जो है जन्म से लेकर 9 वर्ष तक चलती है। कई किताबों में आपको 4 वर्ष से 10 वर्ष तक देखने को मिलेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। एनसीईआरटी के बुक में जन्म से लेकर 9 वर्ष तक दिया गया है। इस स्तर में देखिए, बच्चों को नैतिक नियम का कोई ज्ञान नहीं होता है। बच्चा नैतिकता अनैतिकता किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता है। इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, इसे इंग्लिश में पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहा जाता है। इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा। दंड से बचने और आज्ञा पालन करना ही नैतिकता है। देखिए, इस अवस्था के बालक जो हैं वो कोई भी काम करते हैं तो दंड से बचने के लिए वो किसी की आज्ञा का पालन करते हैं।
देखिएगा, इस अवस्था के बालक को टीचर जो है पीट के मार के कोई भी काम करवा लेता है और वो काम कर देता है, आज्ञा का पालन कर देता है। क्यों? क्योंकि वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कि ये घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे जो है मेहमानों का पाँव छूते हैं और उसके बाद मेहमान थोड़ी देर रुक कर चले जाते हैं। तो ये जो बच्चे जो है मेहमानों का पाँव छूते हैं या आदर करते हैं उनका, तो उनके अंदर नैतिक नियम नहीं होता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेहमान आए चाहें, लेकिन वो इस डर से आदर करते हैं या मेहमानों का पाँव छूते हैं, ताकि अगर जब मेहमान चले जाएंगे तो उनके घर में उनके माता पिता के द्वारा उनकी कुटाई की जाएगी, पिटाई की जाएगी। इस डर से, इस दंड से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करते हैं। अगला है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। इसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन कहा जाता है। इसमें देखिए गिव और टेक की प्रवृत्ति पाई जाती है। गिव और टेक, यदि किसी कार्य के बदले कुछ लाभ प्राप्त होता है तो कार्य नैतिक होता है। देखिए इसमें जो है गिव और टेक की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी बच्चा कोई भी काम करेगा लेकिन उसके प्रति अगर उसको कोई लाभ दिखाई देता है तभी वो काम करेगा। इस तरह से अपनी नैतिकता को दर्शाएगा इस अवस्था में। देखिए कोई बालक है, उस बालक से आप बोलिएगा कि बेटा ये 10 रुपया लो और ये सामान खरीद कर ला दो, तो बच्चा कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं खरीद कर तो ला दूंगा। तो आप बोलते हैं कि इसमें से 8 रुपये का सामान मिलेगा, 2 रुपया तुम रख लेना, तो जो है 2 रुपये के लाभ से वो जाकर कोई भी काम करेगा, यानी गिव एंड टेक की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ पे आपको जैसे को तैसा देखने को मिल जाता है। जैसे को तैसा की अवस्था भी, जैसे को तैसा, यहाँ पे इस अवस्था में जैसे को तैसा भी देखने को मिल जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है दूसरे बच्चे से जिस प्रकार का व्यवहार करता है, दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे से उसी प्रकार से बिहेव करता है, व्यवहार करता है। यानी अगर किसी बच्चे ने जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेन तोड़ दी, यानी हिसाब किताब बराबर। यहाँ पे जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट देखने को मिलता है। अच्छा, जो हिंज की जो कहानी हम सुनाए थे, हिंज की कहानी को यहाँ पे आप देखिए। इस अवस्था का जो बालक है, दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, इस अवस्था के बालकों से पूछा गया कि हिंज ने जो काम किया क्या सही किया? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हिंज ने सही काम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कहा, देखिए क्योंकि इन्होंने कहा कि हिंज ने चोरी की तो उससे अब दंड मिलेगा, तो हिंज के द्वारा किया गया काम गलत है, इस अवस्था के बालकों ने कहा। अब देखिएगा साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता, इस अवस्था के बालक से पूछा गया कि हिंज के द्वारा किया गया काम गलत था कि सही था? इस अवस्था के बालकों ने कहा कि हिंज के द्वारा किया गया काम सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गिव एंड टेक की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि दवा को $200 तो दे ही रहा था, लेकिन दुकानदार ने नहीं लिया तो क्या करे, वो दवा को लाता है, उससे अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो यहाँ पे गिव एंड टेक की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला जो स्तर है, लेवल है, परंपरागत स्तर, इसे इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। इंग्लिश नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। 9 से 12 वर्ष तक यह स्तर चलता है। इसमें 2 अवस्थाएं आती है। तीसरी अवस्था, देखिए 2 अवस्था यहाँ हो गया, तो तीसरी अवस्था यहाँ होगा परस्पर एकरूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इस अवस्था में नाइस बॉय और नाइस गर्ल की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बच्चों की नैतिकता, इस अवस्था में बच्चों की जो नैतिकता है वो बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की होती है। यानी कि बच्चे जो है बड़ों की आशा के अनुरूप जो है बच्चे कोई भी काम जो है बच्चे जो है बड़ों की आशाओं के अनुरूप करके अपनी नैतिकता को दर्शाते हैं। नाइस बॉय, यानी लड़का जो है नाइस बॉय का टैग लेना चाहता है और लड़की जो है नाइस गर्ल का टैग लेना चाहती है। इस अवस्था के किसी भी बालक को आप जो है मतलब कि चाहे देखिएगा, इस अवस्था के अगर कोई बालक है तो आप अगर जो है बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मेरे हर आज्ञा का पालन करता है, जो मैं कहता हूँ वो कर देता है, उसका बेटा तो कोई काम ही नहीं करता, मेरा बेटा बहुत काम करता है, तो बच्चा आपका कोई भी काम कर देगा, क्योंकि उसे नाइस बॉय कहलाना है। और जगह लड़की जो है, लड़की को आप तारीफ कीजिएगा, जैसे कि बोलिएगा इस अवस्था के लड़की को, मेरी बेटी जो है बहुत अच्छी है, मेरी बेटी घर का सारा काम करती है, उसकी बेटी तो करती ही नहीं, मेरी बेटी मेरी हर आज्ञा का पालन करती है। अब जो है बेटी को भी आपने दुलार प्यार कर दिया, अब बेटी से भी आप कोई भी काम करवा सकते हैं और बेटी भी कोई भी काम कर देगी, क्योंकि वो नाइस गर्ल कहलाना चाहती है। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। अगला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसे इंग्लिश में अथॉरिटी मेंटेनिंग कहा जाता है, ओरिएंटेशन। इसमें जो है समाज का नियम सर्वव्यापी है, हमें मानना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में पालन करना पड़ेगा। देखिए इस अवस्था का जो बालक है वो समाज के नियम को सर्वव्यापी मानता है, समाज से हट के वो कोई भी काम नहीं करता।
समाज के नियम को सर्वव्यापी मानता है, यानी कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो चोरी भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये समाज के खिलाफ है, समाज के नियम के अनुसार ही चलता है। देखिएगा, इस अवस्था के बालक को जब हिंज की कहानी सुनाई गई तो पूछा गया कि बताओ हिंज ने सही किया कि गलत किया। तो इस अवस्था के बालक ने कहा कि नहीं, हिंज ने सही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे नाइस बॉय और नाइस गर्ल की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी हिंज ने गलत किया। हिंज से अब नाइस बॉय का टैग नहीं मिलेगा, हिंज ने गलत किया। चलिए, इस अवस्था में पूछा गया कि हिंज ने सही किया कि गलत किया, तो यहाँ पे जो जवाब आया, यहाँ के इस अवस्था के बालकों ने भी कहा कि हिंज ने गलत किया, क्योंकि ये तो खतरनाक है कि समाज के नियम को ही मान के ये चलता है। तो समाज के नियम में चोरी करना गलत है, तो ये कहेगा बिल्कुल गलत है, हिंज ने बिल्कुल गलत काम किया। इस अवस्था के बालक ने कहा कि हिंज ने गलत काम किया। अगली जो स्तर है वो है उत्तर परंपरागत स्तर, इसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा। ये जो है 12 वर्ष से आगे का जो बच्चा है उसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, इस प्रकार की नैतिकता देखने को मिलेगी। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, 5वीं है। देखिएगा यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ पे 5वीं अवस्था, इसे सामाजिक संपर्क अभिमुखता कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों का नैतिक निर्णय जो है बहुमत से प्रभावित होता है। इस अवस्था में कोई व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसका जो निर्णय है वो बहुमत से प्रभावित हो जाता है, मैंने बहुमत के विचारों से प्रभावित हो जाता है। देखिएगा, जैसे कि इसमें आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप 10 दोस्त हैं, 2 व्यक्ति को मन है पटना जाने का, 6 व्यक्ति को मन है दिल्ली जाने का, तथा जो 2 व्यक्ति बच जाता है उसको मन है कलकत्ता जाने का। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए 6 जो है बहुमत में है जो कि दिल्ली जाना चाहते हैं, तो जो 4 बच जाते हैं, जो 2 ओ जो पटना जाना चाहते हैं, चाहे 2 ओ जो कलकत्ता जाना चाहते हैं, तब इन लोगों का भी निर्णय ये लोग भी कहेंगे, ये लोग भी आके दिल्ली वाले में मिल जाएंगे, चलो भाई दिल्ली चलते हैं, यानी बहुमत के विचारों से प्रभावित हो जाएगा इनका नैतिक निर्णय। आप इस तरह समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप वोट देने जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं, जैसे आपने मन बना लिया मुझे जो है कांग्रेस को वोट देना है। अब आप यहाँ से गुजर रहे हैं, अब आप वोट देने जा रहे हैं, अब आपके बगल से 4-5 लड़के जो अपने में बातचीत करते जा रहे हैं कि मैं जाके बीजेपी को वोट दूंगा। अब आपका जो दिमाग है उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा विचलित होगा, आप सोचेंगे यार वो आप गए वोट देने के लिए, अब आप सोच रहे हैं कि वो लोग जो है बोल रहे थे कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो आप जो बहुमत के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, आप भी जाकर बीजेपी पे वोट देकर चले आते हैं। तो ये जो है यहाँ पे नैतिक निर्णय जो बहुमत से प्रभावित होता है। अगली जो है अगली अवस्था है 6ठी अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पे देखिएगा बच्चों का जो नैतिक निर्णय है उसके अंतरात्मा पर निर्भर होता है। यहाँ पे जो बच्चों का नैतिक निर्णय है वो उसके अंतरात्मा पर निर्भर होता है, यहाँ बहुमत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे मान लीजिए कोई वोट देने अगर बीजेपी कांग्रेस को जा रहा है तो वो कितनों बहुमत की बातों को सुनेगा, लेकिन जो है वो अपने मन की ही करेगा। अगर उसे जहाँ वोट देना है वहीं पे वोट देगा, चाहे बीजेपी को दे कांग्रेस को दे, वो उसकी अंतरात्मा पे निर्भर करता है। उसकी अंतरात्मा जो कहती है उसी से वो काम करेगा, यानी अंतरात्मा के द्वारा अपनी नैतिकता को दर्शाने की कोशिश करेगा। यहाँ वो बहुमत के विचारों से प्रभावित होने वाला नहीं है, उसके अंतरात्मा जो कहती है वही वो करेगा। पटना जाना है तो पटना ही जाएगा, बहुमत के विचारों से प्रभावित नहीं होगा, ये अंतरात्मा पर निर्भर करती है। अब चलिए हिंज की कहानी, जब इस अवस्था के बालक को जब हिंज की कहानी सुनाई गई, देखिएगा जब इस अवस्था के बालक को हिंज की कहानी सुनाई गई तो पूछा गया कि आप बताइए कि हिंज ने सही किया या गलत किया। तो देखिएगा मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 20 बच्चे ने कहा कि हिंज ने सही किया और 10 बच्चों ने कहा कि हिंज ने गलत किया। तो बहुमत के विचारों से प्रभावित हो जाता है, यानी यहाँ पे जिस प्रकार का बहुमत होगा उस हिसाब से हम बोल देंगे कि हाँ सही है कि गलत है, हिंज ने सही किया कि गलत किया, ये बहुमत के विचारों से प्रभावित होगा। यहाँ पे जो है ये अवस्था, इस अवस्था में जब हिंज की कहानी सुनाई गई और पूछी गई कि बताओ हिंज ने सही किया कि गलत किया, तो इस अवस्था के जो बालक थे वो अपनी अंतरात्मा पर निर्भर थे। यानी अंतरात्मा उनकी अगर कहती है कि हिंज ने सही किया तो बोलेंगे सही किया, अगर उनकी अंतरात्मा कहती है कि हिंज ने गलत किया तो बोलेंगे गलत किया। यानी ये उनके खुद पे निर्भर करता है। क्योंकि इस सिद्धांत के बारे में हमने समझ लिया, अब हम जो है आपको इस सिद्धांत की आलोचना के बारे में बताते हैं कि इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी। आलोचना इस सिद्धांत का ये था कि कोहलबर्ग जो थे इन्होंने जो है ये कहानी
केवल लड़कों के सामने प्रस्तुत की, लड़की के सामने नहीं। यानी उन्होंने जो नैतिक उत्तर जो लिया, उन्होंने केवल लड़कों से लिया और लड़कियों से नहीं लिया, केवल लड़कों से लिया और लड़की से उन्होंने नैतिक उत्तर नहीं लिया। अगर वो लड़की से नैतिक उत्तर लेते तो हो सकता था उनको जवाब कुछ और मिलते। यानी उनका लड़की की नैतिकता लड़कों से काफ़ी अलग होती है। लड़के जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, जबकि लड़की जो है बहुत हद तक कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर पाती है। अब देखिएगा, घर में ही आप एग्जांपल देख लीजिए, घर में अगर एक गिलास दूध है तो लोग जो है अपने बच्चों को देते हैं, लड़की को नहीं, और लड़की इस पर कोई सवाल भी नहीं करती है। यानी लड़की जो है वो कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, आप ये भी इस तरह भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे 7 बजे के बाद लड़कियाँ 7 बजे शाम के बाद लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, और उसके बाद लड़की इस पे प्रश्न भी नहीं करती। और लड़के जो है वो कहीं भी रहते हैं 7 बजे के बाद, 7 बजे पहले कहीं भी रहें, वो किसी की बात नहीं मानते हैं, वो अपने मन की मर्जी करते हैं। यानी यहाँ पे आप देखिएगा तो लड़की जो है बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है, जबकि लड़का नहीं कर पाता। यानी जो है लड़कों की नैतिकता जो है लड़कियों से काफ़ी अलग होती है। अगर ये कोहलबर्ग लड़की पे भी एक्सपेरिमेंट किए होते तो उन्हें कुछ उत्तर, उन्हें जो है जवाब कुछ और मिलते हैं। तो ये एक उनकी आलोचना है। दूसरी आलोचना जो है कि इन्होंने यूरोपीय ये पहली आलोचना थी। दूसरी जो आलोचना है, इन्होंने यूरोपीय संस्कृति पे, कोहलबर्ग ने ये जो सिद्धांत है वो यूरोपीय संस्कृति के आधार पर दिया। कोई दूसरी संस्कृति लेते तो उनको जवाब कुछ और मिल सकता था, तो इन्होंने प्रयोग नहीं किया। जैसे कि इन्होंने भारतीय संस्कृति पे नहीं लिया, अफ्रीकन संस्कृति पे नहीं लिया, कि इन्होंने सिर्फ यूरोपीय संस्कृति के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। यूरोप की संस्कृति या भारत की संस्कृति और भी जगह जगह की जो संस्कृति जो है अलग अलग होती है, तो इनको जवाब कुछ और भी मिल सकते थे। जैसे आप यही देखिए कि यूरोप में जो है न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहना चाहते हैं, जबकि इंडिया में जो है, अपने भारत में जो है, वो ज्वाइंट फैमिली में लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं। तो इनके सिद्धांत की ये आलोचना भी है। इस सिद्धांत से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आराम से इस सिद्धांत को पढ़कर आराम से आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। कोहलबर्ग ने कितनी स्तर तथा कितनी अवस्थाएं दी? तो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं दी। कोहलबर्ग ने 3 स्तर दी हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अंतर्गत 2 अवस्था आती है। एक आता है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरी है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। देखिए दूसरा जो लेवल है कन्वेंशनल लेवल, इसमें 2 अवस्थाएं आती है, परस्पर एकरूप अभिमुखता तथा अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अगली जो है तीसरी स्तर जो है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो है 2 अवस्था आती है, सामाजिक संपर्क अभिमुखता तथा सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता। यानी कि इस प्रकार से इन्होंने 3 स्तर दिए, 1, 2 तथा 3, और प्रत्येक स्तर में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, 5वीं अवस्था, 6ठी अवस्था। इस प्रकार से 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में इन्होंने अपने नैतिक विकास को बताया। तो इन सारे बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं। इस सिद्धांत को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप इस सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।